बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपको मालूम है कि हमारा जो रनिंग टॉपिक है दैट इज़ मसल्स, और इससे पहले हमने होम्योस्टेसिस डिस्कस किया था। अब मसल्स के हमने मेजर टॉपिक्स तो हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब उसमें कुछ जो पार्ट रह गया था, रिमेनिंग पार्ट, पहले हम उसको कंप्लीट करते हैं और फिर उसके बाद हम अगले यूनिट की तरफ आएंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले देखें कि इसमें जो रिमेनिंग पार्ट है दैट इज़ एनर्जी फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन। ये हमें पहले डिस्कस करना है, एनर्जी फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन। एनर्जी फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन। एनर्जी फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन में याद रखिएगा कि जो मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी है, आपको ये पता हो कि ख़ास तौर पर, यानी हम इस तरह से हम कह सकते हैं कि एनर्जी फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन, एनर्जी फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन जो है ये कहाँ से आती है? comes from ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। यानी एनर्जी जो होती है मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए बेसिकली कहाँ से आती है? ATP से आती है। अब इसी से हम आगे लेकर बाद आगे चलेंगे, यानी सप्लाई ऑफ ATP। सप्लाई ऑफ ATP की बात की जाती है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि सप्लाई ऑफ ATP it is maintained by aerobic respiration। ये किसके ज़रिए मेंटेन होगी? ये एरोबिक रेस्पिरेशन के ज़रिए मेंटेन होगी। ठीक है जी। और ये बेसिकली ये एरोबिक रेस्पिरेशन जो होती है, इसमें अहम चीज़ ये होती है कि इसके लिए जो हम बताते हैं कि जो मसल सेल है, मसल सेल, इसमें क्या होता है? स्टोर्ड ग्लाइकोजन होता है, स्टोर्ड ग्लाइकोजन होता है। और ये ग्लाइकोजन फिर किस में कन्वर्ट होगा? इनटू द ग्लूकोज। और फिर ये ग्लूकोज किस में आएगा? इन सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन में आपको पता हो कि इसके डिफरेंट स्टेप्स होते हैं। यानी आप क्या इसमें देखते हो? ग्लाइकोलाइसिस, फिर ग्लाइकोलाइसिस के बाद लिंक रिएक्शन, यानी आप किसके ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट या पायरुविक एसिड, और उसके बाद क्रेब्स साइकिल, और उसके बाद लास्ट क्या होता है? सेलुलर रेस्पिरेटरी चेन, यानी आप उसको नाम क्या देते हैं? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो ये बाकायदा पूरा कंप्लीट प्रोसेस होता है जिसको आप ओवरऑल क्या कहते हैं? सेलुलर रेस्पिरेशन। इसमें एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान ख़ास तौर पे हमने क्या बताना है कि ग्लूकोज कंप्लीटली मेटाबोलाइज होता है और फिर आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ ATP जो मिलते हैं, यानी सप्लाई ऑफ ATP जो है दैट इज़ मेंटेन बाय द एरोबिक रेस्पिरेशन। तो नॉर्मली हमारे जो मसल्स हैं, इनको जो एनर्जी मिल रही होती है वो किससे मिलती है? एरोबिक रेस्पिरेशन के ज़रिए मिलती है। और ये नॉर्मल रूटीन में ऐसा होता है कि हमारे मसल्स जो होते हैं ये एरोबिकली रेस्पायर हो रहे होते हैं। इसमें आपने कुछ फीचर्स पढ़े हैं मसल सेल के बारे में, जिसमें हमने क्या बताया था कि लार्ज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया भी होते हैं, बड़ी अमाउंट में इसमें मायोग्लोबिन, जो कि बेसिकली क्या होती है कि ऑक्सीजन स्टोरिंग मॉलिक्यूल है, और जो फिर आगे सप्लाई करते हैं ऑक्सीजन एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए माइटोकॉन्ड्रिया को, और उसके बाद सेलुलर रेस्पिरेशन होती है, और उसके रिजल्ट के तौर पर क्या है कि एनर्जी प्रोड्यूस होती है इन द फॉर्म ऑफ ATP। फिर ATP जो है वो बिल्कुल क्या बन जाता है? आप देख सकते हैं कि मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए मेन सोर्स ऑफ एनर्जी क्या आ जाता है? ATP आ जाता है। तो इस तरह स्टूडेंट, पहला तो ये हमें क्लियर होना चाहिए कि नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में हमें मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन के लिए क्या चाहिए? हमें एनर्जी चाहिए। ये एनर्जी जो होती है एरोबिक रेस्पिरेशन से आ रही है। अब इसके बाद देखिए, इफ हम कह सकते हैं व्हेन मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड, व्हेन मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड, जब ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है
तो फिर उसमें हमने बताना है कि व्हेन मोर एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड, किस वजह से, ड्यू टू हाई मेटाबॉलिज्म, हाई मेटाबॉलिज्म, जो मेटाबॉलिज्म रेट हाई होता है, और मेटाबॉलिज्म रेट जो हाई होता है ये बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि इसमें ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। इसके लिए फिर स्टूडेंट हमारे मसल्स में ये एनर्जी कौन प्रोवाइड करेगा, ये एनर्जी जो प्रोवाइड करेगा एक और एनर्जी स्टोरिंग सब्सटेंस होता है, अनदर एनर्जी स्टोरिंग सब्सटेंस हमारे मसल सेल्स में होता है, और इसको नाम क्या देते हैं, दैट इज़ टेक्निकली कॉल्ड, दैट इज़ क्रिटीन फॉस्फेट। इसे आप क्रिटीन फॉस्फेट का नाम देते हैं। क्रिटीन फॉस्फेट जो है इस तरह से लिख सकते हैं, CR फॉर क्रिटीन एंड P फॉर व्हाट, फॉस्फेट, क्रिटीन फॉस्फेट। तो इसको कई बुक्स में फॉस्फोक्रिटीन भी लिखा हुआ है, तो डोंट बी कंफ्यूज विद फॉस्फोक्रिटीन और क्रिटीन फॉस्फेट, एक ही बात है। इसमें हाई एनर्जी बॉन्ड जो होता है दैट इज़, ये क्या होता है इसके साथ, ये जो फॉस्फेट है ये बेसिकली हमें रिक्वायर्ड है, और ये फिर आपको मालूम हो कि ये जो क्रिटीन फॉस्फेट है ये किसके साथ रिएक्ट करता है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट के साथ। इसमें एनर्जी मालूम है आपको कम है, इसके ये जब इसके साथ फॉस्फेट ग्रुप ऐड होगा तो आपको पता है इससे क्या बनेगा, ये इससे बनेगा ATP, और ATP के साथ आपके पास फ्री क्या हो जाएगा, ये क्रिटीन इससे सेपरेट हो जाएगा, क्रिटीन सेपरेट हो जाएगा। तो ATP जो आपको ये मिल रहा है ये आपको क्या मिल रहे हैं, ये मोर एनर्जी जब रिक्वायर्ड होगी हाई मेटाबॉलिज्म के दौरान, तो फिर ये ATP की कमी कौन पूरा करेगा, इस तरह से पूरा करेगा। तो ये रिएक्शन याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, यानी जब हम रेस्ट की कंडीशन में जाएंगे, मस्कुलर एक्टिविटी कम होगी, जब हमें एनर्जी ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं होगी, तो फिर क्या होगा, अगेन ये ATP ब्रेक होगा, और फॉस्फेट किसको मिलेगा, ये फिर फॉस्फेट मिलेगा किस चीज़ को, ये क्रिटीन के साथ, ये फॉस्फेट इससे ATP से एक क्या होगा, फॉस्फेट ग्रुप अलग होगा, और वो किसके साथ मिलकर ये ADP बनाएगा, और फॉस्फेट ग्रुप किसके साथ मिल जाएगा, क्रिटीन के साथ, तो क्या बन जाएगा, दोबारा से क्रिटीन फॉस्फेट बन जाएगा। तो इस तरह स्टूडेंट्स ये फिर हम कहते हैं कि व्हेन मोर एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड। इसी तरह से एक और चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि एक और कंडीशन होती है जिसको हम किस रेफरेंस से, जब हम कहते हैं कि ड्यूरिंग ऑक्सीजन डेफिशिएंसी, ड्यूरिंग ऑक्सीजन डेफिशिएंसी हो, या फिर हम एक और चीज़ इसमें बताते हैं कि वेरी हाई मेटाबॉलिक एक्टिविटी, वेरी हाई मेटाबॉलिक एक्टिविटी, बहुत ज़्यादा हाई मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो, ये सूरत हो, तो अब क्या होगा, अब सूरत हाल ये हो गया जिसमें हाई मेटाबॉलिक एक्टिविटी में आप एग्जांपल कोट कर सकते हो ना, कोई भी एग्जांपल कोट कर सकते हो। जैसे मिसाल के तौर पर इसमें एग्जांपल अगर आपने देनी हो, जैसे प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रेनस एक्सरसाइज होती है बहुत ज़्यादा, कि जिसमें हम कह सकते हैं कि मस्कुलर एक्टिविटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, इसमें मस्कुलर एक्टिविटी जो होगी वो क्या हो जाती है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। मस्कुलर एक्टिविटी बढ़ जाएगी तो आपको पता हो कि इसमें हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, ATP की रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाती है, ATP की डिमांड भी यहाँ पे क्या होगा, ये इसकी डिमांड भी इंक्रीज़ हो जाएगी, इसकी डिमांड ये भी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो जब रिक्वायरमेंट, ये जो रिक्वायरमेंट है, ये जो एरोबिकली ATP मिल रहे थे, एरोबिक रेस्पिरेशन के ज़रिए हमें ATP मिल रहे थे, वो इस मस्कुलर कॉन्ट्रैक्टिलिटी के लिए सफिशिएंट नहीं थे। तो ATP की डिमांड जब बढ़ जाती है तो लिहाजा मसल्स में फिर एक और प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है जिसको आप क्या कहते हैं, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, जैसे आपने पढ़ा है एनारोबिक रेस्पिरेशन में। इसमें क्या होगा कि अब
क्या होगा कि ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी, क्योंकि वो सारी यूटिलाइज हो रही है सेलुलर रेस्पिरेशन में, तो लिहाजा आप बताओगे कि लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन इसमें स्टार्ट हो जाता है। अब लैक्टिक एसिड जब ये क्या होगा, इसके बारे में आपको पता हो कि ये बेसिकली इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ क्या होता है, ग्लूकोज होता है। इसमें ऑक्सीजन तो डायरेक्टली इन्वॉल्व होती ही नहीं है, तो लिहाजा आप ये बताओगे कि बेसिकली ये ग्लूकोज जो होता है वो किस में कन्वर्ट होता है, दैट इज़ इन लैक्टिक एसिड। हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में, बायोएनर्जेटिक्स में डिस्कस किया, तो इसलिए मैं उसकी फर्दर डिटेल में नहीं जाऊँगा। अब इसमें एटीपी मिलते हैं लेकिन लिमिटेड, ज़ाहिर कम एटीपी मिलते हैं, लेकिन जो ज़ाहिर बात है डेफिशिएंसी हुई है तो वो तो किसी हद तक पूरी हो सकती है एक्सरसाइज के दौरान। तो अब इसमें होता ये है कि लैक्टिक एसिड जो है आपको पता है ये क्या करता है, मस्कुलर फटीग की वजह बनता है। लैक्टिक एसिड कॉजेज मसल फटीग। बहुत सी रीजंस होती हैं, डेफिशिएंसी ऑफ एटीपी पहली रीज़न होती है, उसके बाद लैक्टिक एसिड का बनना। लैक्टिक एसिड बनने की वजह से इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन का बढ़ जाना। हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से क्या होना, मसल एक का मतलब क्या होता है, मसल्स में शदीद किस्म की पेन होना। और फिर क्योंकि जो फिर ये मसल जो होते हैं क्या होते हैं कि फिजियोलॉजिकली इनएबिलिटी ऑफ मसल टू कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड मसल फटीग, उसकी वजह से मसल फटीग हो जाती है। तो लैक्टिक एसिड वन ऑफ द कॉजेज ऑफ बस व्हाट, मसल फटीग। पहले एटीपी डेफिशिएंसी होगी, फिर उसके बाद लैक्टिक एसिड बनेगा, वो दूसरी वजह बनेगी। फिर उसके बाद मजीद क्या होगा, लैक्टिक एसिड है, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, मसल में शदीद किस्म की पेन होगी, तो फिजियोलॉजिकल इनएबिलिटी ऑफ मसल टू कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाएगा, मसल फटीग हो जाएगा। तो इस तरह स्टूडेंट्स ये लैक्टिक एसिड जो है ये आपको पता हो कि किस वजह, इसकी वजह से क्या होगा, मसल फटीग होगा। अब रेस्ट की कंडीशन में आएगी, क्योंकि स्ट्रेनस एक्सरसाइज थी, प्रोलॉन्ग मस्कुलर एक्टिविटी थी, जॉगिंग थी, रनिंग थी, स्विमिंग थी, व्हाटएवर रॉप्स कर रहे थे, तो उसमें सूरत हाल ये थी कि ऑक्सीजन की कमी हो गई थी और नतीजा क्या था, मेटाबॉलिक रेट हाई हो गया था और हमें मज़ीद एटीपी रिक्वायर्ड था। अब रेस्ट की कंडीशन में हम आ जाएंगे। अब रेस्ट की कंडीशन में क्या होगा, जब रेस्ट की कंडीशन में आएंगे एट रेस्ट, अब यहाँ पे क्या होगा, इंटरेस्टिंग बात ये होगी कि रेस्ट की कंडीशन में ये जितना भी लैक्टिक एसिड बना था उसका 1/5 यानी 20%, 1/5 यानी ऑफ लैक्टिक एसिड जो होगा ना, ऑफ लैक्टिक एसिड, ये याद रखिएगा कि ये क्या होगा, ये ब्रोकन डाउन एरोबिकली, ये ब्रोकन एरोबिकली, यानी एरोबिकली का मतलब क्या होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ये क्या होगा, ये इसका ब्रेक डाउन हो जाएगा, यानी मुकम्मल तौर पर ये ब्रेक डाउन हो जाएगा। किस चीज़ का, लैक्टिक एसिड का। अब इससे जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी, ये जो ब्रेक डाउन हो रहा है एरोबिकली, इससे जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, दिस एनर्जी विल बी यूटिलाइज्ड टू कन्वर्ट रिमेनिंग कितने रह गया, यानी 1/5 यानी 20% तो लैक्टिक एसिड एरोबिकली ऑक्सीडाइज हुआ है, उससे जो एनर्जी बनी है दैट एनर्जी विल बी यूटिलाइज्ड टू कन्वर्ट रिमेनिंग, कितना होगा, 4/5 का मतलब क्या होगा, रिमेनिंग 80%। ये रिमेनिंग क्या है, 80% लैक्टिक एसिड जो बच गया है, लैक्टिक एसिड जो बच गया है इसको ये वापस किस में कन्वर्ट करेगा, इनटू द ग्लूकोज, और फिर ग्लूकोज आगे जाकर किस में कन्वर्ट होगा, इनटू द ग्लाइकोजन में ये कन्वर्ट हो जाएगा, एंड सो ऑन। तो इस तरह स्टूडेंट्स आपने देखा कि मसल फटीग होती भी है, फिर मसल फटीग ख़त्म भी हो जाती है। जब आप एक एथलीट होता है, जैसे टेनिस प्लेयर्स होते हैं, बाकायदा गेम्स उसमें आप पता है कि इसमें एक सेट कंप्लीट होता है, उसके बाद वो बैठ जाते हैं और फिर उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद दोबारा से खेलना शुरू करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि मसल जो फटीग हुए होते हैं वो दोबारा से टोन अप हो जाते हैं और दोबारा से उनमें सलाहियत पैदा हो जाती है कि वो दोबारा से खेलना शुरू कर देते हैं। तो उसमें होता यही है कि जो लैक्टिक एसिड बना था, जो कि मसल फटीग की वजह बन रहा था, एरोबिकली ब्रेक होता है उसका 1/5, उससे जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी रिमेनिंग 4/5 ऑफ द लैक्टिक एसिड को वापस ग्लूकोज में ये कन्वर्ट कर देता है। तो इस तरह स्टूडेंट आपको पता हो कि एरोबिकली, फिर फास्फोक्रिटीन के ज़रिए, और फिर तीसरा किस्म ये एनारोबिक रेस्पिरेशन यानी लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के ज़रिए हमारे मसल्स को एनर्जी
मिलती है। इसी तरह से स्टूडेंट साथ साथ आपको यानी यहाँ तक तो जो UHS यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के हिसाब से जो टॉपिक थे वो यहाँ तक ही इन्होंने टॉपिक दिए हुए, लेकिन इसके साथ साथ आपको इफ़ेक्ट ऑफ एक्सरसाइज के बारे में भी पता हो कि व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन मसल्स। यानी मसल्स आप देखते हैं ना, मसल्स जैसे हम कहते हैं रनिंग, जॉगिंग वगैरह या स्विमिंग, ये क्या होती है, एरोबिक एक्सरसाइजेज होती हैं ये सारी। या जिम वगैरह में जाकर जो एरोब्स लगाते हैं जो एथलीट्स होते हैं वो अपने मसल्स के एक्सरसाइज करते हैं और उससे आप देखते हैं उनके मसल्स बिल्टअप भी हो जाते हैं। बॉडी बिल्डर्स की इसमें हम एग्जांपल कोट करते हैं। तो इफ़ेक्ट ऑफ एक्सरसाइज जो है बेसिकली सबसे पहले एक्सरसाइज का आपको पता चला जाए किस किस्म की एक्सरसाइज, जैसे जॉगिंग होगी, स्विमिंग हो गई, रनिंग हो गई, वॉकिंग हो गई, या और दूसरी जो साइकिलिंग वगैरह, ये ऐसी एक्सरसाइज है जिसको आप एरोब्स कहते हैं। इसमें होता ये कि जब ज़्यादा मस्कुलर एक्टिविटी स्टार्ट होगी तो फिर मसल जो है हमारे कुछ उसमें चेंजेस आना शुरू हो जाती है। सबसे पहली चीज़ जो होती है मसल्स के दरमियान जो स्पेसेस होती है वहाँ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद जो होती है किसके अंदर, मसल सेल्स के अंदर बढ़ना शुरू हो जाए ताकि वो ज़्यादा एरोबिक रेस्पिरेशन हो और ज़्यादा ये ATP की फॉर्म एनर्जी बने, और ज़्यादा ATP बनेंगे तो ज़्यादा क्या होगा, मसल जो कि टोन होना शुरू हो जाएंगे, यानी फैटिग रेजिस्टेंस की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। साथ साथ मायोग्लोबिन की अमाउंट भी बढ़ जाती है, ऑक्सीजन यानी स्टोरिंग कैपेसिटी भी इसमें बढ़ जाएगी ताकि वो आगे ऑक्सीजन एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए सप्लाई कर सके। तो नतीजा क्या होता है, इन तमाम का नतीजा ये होता है कि हमारे मसल्स जो होते हैं वो टोन होते होते क्या होते हैं, अच्छे खासे बिल्टअप होना शुरू हो जाते हैं और फैटिग रेजिस्टेंट हो जाते हैं। फैटिग रेजिस्टेंट से मुराद ये है कि दे हैव द एबिलिटी टू स्टोर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। सो व्हेनेवर आवर मसल्स नीड ऑक्सीजन फॉर एक्सरसाइज, फॉर वॉकिंग, तो आपने देखा होगा एक दफ़ा स्टेमिना बन जाता है, उसके बाद क्या होता है, इतनी जल्दी एथलीट थकता नहीं है, इतनी जल्दी उसको क्या होता है, एक्सर्शन नहीं होती। रीज़न यही होती है कि उसमें ये सारा मसल्स के अंदर ये सारी चीज़ें बिल्टअप हो चुकी होती हैं। किसकी वजह से, ड्यू टू इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज। ये एक दिन में नहीं होता, इट विल टेक टाइम, कीप इन योर माइंड। ये ना सोचे कि एक हफ्ता एक्सरसाइज करेंगे तो मसल्स बिल्टअप हो जाएंगे और ये सारा कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। इट विल टेक टाइम, इसको काफ़ी टाइम लगता है इस सारे प्रोसेस को। तो मसल्स कुछ दिनों के बाद फिर क्या होता है, ये फैटिग रेजिस्टेंट हो जाते हैं, स्टेमिना बढ़ जाता है। इसी तरह इसके अपोजिट क्या होता है कि जब हम एक्सरसाइज छोड़ देते हैं तो ज़्यादातर क्या है कि सोए रहना, बैठे रहना और वॉक नहीं करना, एक्सरसाइज ना करना, तो मसल्स ग्रेजुअली क्या होना होते हैं कि बेसिकली वीक होना शुरू हो जाते हैं। और वीकनेस इस मसल के मतलब यहाँ तक भी होता है कि मसल्स बीच में से ब्रेक होना भी शुरू हो जाता है, उनका ब्रेकडाउन भी शुरू हो सकता है, जिसको आप टेक्निकली क्या कहते हो, मसल्स एट्रॉफी का नाम देते हैं। टेक्निकली कॉल्ड व्हाट, एट्रॉफी। तो बहरहाल ये टर्मिनोलॉजीज़ हैं, यानी वीकनेस ऑफ मसल्स को आप टेक्निकली क्या कहोगे, एट्रॉफी का नाम दोगे। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो। इसी तरह से कुछ इसमें और भी रेफरेंसेस हैं, मैं उसकी डिटेल में नहीं जा रहा, लेकिन उसको आपने गो थ्रू करना होगा। जैसे मसल फटीग का भी हमने बताया कि इसकी डिफरेंट कॉजेज़ होती हैं। नंबर 1 डेफिशिएंसीज ऑफ ATP, फिर उसके बाद हम एनारोबिक रेस्पिरेशन की तरफ आते हैं, लैक्टिक एसिड का बनना, हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन जो होती है उसका ज़्यादा होना, मसल एक होना, ये सारी रीज़न बनती हैं किसके लिए, मसल फटीग की। फिजियोलॉजिकली इनएबिलिटी ऑफ मसल्स टू कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड मसल फटीग। फिर इसी तरह से आप इसमें क्या देखते हो, एक होता है टेटनी, एक होता है टेटनस। इसका कंपैरिजन थोड़ा देख लीजिएगा। कैल्शियम डेफिशिएंसी टेटनी हो जाएगा, और टेटनस क्या होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, यानी क्लॉस्ट्रीडियम टेटनी बैक्टीरियम है जो कि ये इन्फेक्शन कॉज करता है क्या, टेटनस का। और दूसरी तरफ आपके पास क्या, टेटनी डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम। उसका लिंक किसके साथ होगा डेफिशिएंसी का, आपने फ़ौरन चले जाना है किस तरफ, पैराथायराइड ग्लैंड, पैराथॉर्मोन हार्मोन, उसकी डेफिशिएंसी से क्या हो रहा है। ये थोड़ा सा स्टूडेंट इसको आपने एक्स्ट्रा नॉलेज के तौर पर इसको भी साथ साथ देखना होगा। मैं डिटेल में नहीं जा रहा, इसको देख लीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो फिर आप डिस्कशन सेशन में पूछ सकते हैं। इसी तरह से एक और छोटा सा टॉपिक है इसमें, क्रैम्प। तो क्रैम्प क्या होते हैं, ये बेसिकली इन्फेक्शन नहीं है, ये ड्यू टू सम हैवी एक्सरसाइज की वजह से, या रात के वक्त, या रात को सोने के बाद, सुबह उठने के बाद, या ग्लूकोज डेफिशिएंसी की वजह से, या डिहाइड्रेशन की वजह से, या फिर ये क्या कहते हैं इसमें ओवर स्वेटिंग की वजह से, या इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस की वजह से, या प्रेस हो जाए नर्व्स वगैरह, या ये हमारे न्यूरॉन्स हो गए, या हमारा जो नर्वस सिस्टम का कोई पार्ट हो जो वो अगर स्ट्रेस में आ जाए, तो ये सारी रीज़न किसकी बन जाती है, क्रैम्प की
रीसेट बन जाती है, जो कि फ्यू सेकंड भी रह सकता है और आवर्स में भी चल सकता है। आपने देखा होगा कि हमारे खिलाड़ी होते हैं, ख़ासतौर पर फास्ट बॉलर, कुछ अर्से के बाद क्या होना शुरू हो जाता है, हैमस्ट्रिंग मसल्स के बारे में आप जानते हैं कि जो हमारा थाई होता है, थाई का बैक जो मसल्स होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, हैमस्ट्रिंग कहते हैं। तो वो क्या होता है, उसमें क्रैम्प, एकदम से बॉलिंग कराते कराते जा रहे होते हैं और जनाब वहीं पर रुक जाते हैं और पता चला क्या हुआ जी, क्रैम्प हो। वो क्रैम्प जो होता है वो फिर कुछ सेकंड्स के लिए भी होता है। वो आपने देखा हो कि एरोबिक एक्सरसाइज, गहरी सांसें लेते हैं, कोई जूसेस वगैरह पीते हैं तो पता चलता है वो ठीक हो गए, नहीं हो तो प्रोलॉन्ग हो तो फिर उसको फिर ग्राउंड से बाहर ले जाते हैं क्योंकि वो प्रोलॉन्ग हो गया। तो क्रैम्प फ्यू सेकंड्स के लिए भी हो सकता है और क्रैम्प जो है याद रखिएगा दैट टेक आवर्स, इसको ये घंटों तक भी चल सकता है। तो स्टूडेंट मैंने इसका एक ओवरव्यू दिया है आपको किस चीज़ का, ये जो मस्कुलर डिसऑर्डर्स हैं इनको भी आपने पैरेलल देखना है। मैंने पहले आपको बताया यूएचएस सिलेबस आउटलाइन में इट इज़ नॉट गिवन बट यू मस्ट प्रिपेयर इट पैरेलल। तो यहाँ तक था आपका ये मसल्स का टॉपिक जो कि हमने होम्योस्टेसिस के साथ इसको रिलेट किया। अब हम इसके बाद अगले यूनिट की तरफ जाएंगे, तो यहाँ तक इसको देखें पहले, फिर उसके बाद साथ ही मैं आपको मतलब इसी एपिसोड के साथ ही आपका अगला यूनिट भी आपका स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो इंशाल्लाह उसका भी एक टॉपिक हम कवर अप करेंगे, तो उसको भी आप देख लीजिएगा। फिर डिस्कशन सेशन में हमें उसको देखना होगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।